दोस्तों आज का टॉपिक है कन्वर्जन। और ये जो मीडिया में खबरें छपती रहती हैं उसके आधार पर मैं आपके साथ एक शेयर करने वाला हूँ वीडियो। ये मेरे विचार नहीं हैं, जो भी राइटर हैं उनके विचार हैं। बस मेरा काम है शब्दों को सही तरीके से प्रस्तुत करना। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कन्वर्जन क्या है। कन्वर्जन बिल्कुल ऐसा ही मामला है। सारा विरोध सिर्फ एक पीढ़ी तक है, अगली पीढ़ी तो वह पंथ लेकर पैदा होती है जिससे उसे फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं पड़ता कि एक पीढ़ी पहले फुसलाकर कन्वर्ट की जाए या ज़बरदस्ती या खुद से। खेत कैसे कब्जाए जाते हैं मैं आपको बताता हूँ। धीरे धीरे हफ्तों महीनों तक कुछ इंच आगे बढ़ते रहते हैं। जब तक सामने वाला विरोध करने आता है उतनी ज़मीन कब्जा ली जाती है। जैसे चाइना ने 1962 में नहीं किया कब्जा, उसने 1950 में कर लिया था। उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर सो रहे थे, वो कह रहे थे कि वहाँ की ज़मीन तो बंजर है, क्या करेंगे हम उसका। फिर उस पर झगड़ा चलता है, कब्जाई गई कितनी ज़मीन वापस की जाएगी ये किसी को कुछ नहीं पता। क्या आज या आने वाले टाइम में किसी भी भारत माता के सबूत में इतना दम है कि चीनियों ने जो भारत भूमि कब्जा रखी है वो वापस ले ले? अगर ऐसा होता तो अपोजिशन सपोर्ट नहीं करती मोदी को, कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं होती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब आदत पड़ चुकी है जितने भूभाग पर हम हैं, ठीक है। यह इस पर निर्भर करता है कि सामने वाला कितना मजबूत है। बहुत विरोध होगा तो वह थोड़े पीछे हट जाएगा, लेकिन हफ्तों पहले जितनी ज़मीन कब्जा ली वह तो उसके बाप की ही हो गई। कन्वर्जन भी बिल्कुल ऐसा ही मामला है। सारा विरोध सिर्फ एक पीढ़ी तक है, बस एक पीढ़ी। अभी भी आप देखें जो मुस्लिम्स डिबेट पर टीवी चैनल पर आते हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जो कन्वर्टेड होंगे। पीढ़ी तो वह पंथ लेकर पैदा होती है जिससे उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि एक पीढ़ी पहले फुसलाकर कन्वर्ट किए गए या ज़बरदस्ती या खुद से। द केरल स्टोरी एक जीता जागता उदाहरण है, और जिन्होंने विरोध किया वो बहुत कट्टर हो गए हैं। और इस बात को बाकी के और धर्म के लोगों को समझना होगा। कट्टरपंथी की भी कोई हद होती है। द केरल स्टोरी में सिर्फ पहली पीढ़ी के कन्वर्जन का विरोध है, क्योंकि इसमें लड़की को कन्वर्ट होते और तुरंत बाद आतंकियों के साथ जाते दिखा दिया गया, शादी करा दी गई। वरना भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के सारे आतंकवादी कन्वर्टेड हैं। द केरल स्टोरी में सिर्फ पहली पीढ़ी के कन्वर्जन का विरोध है, क्योंकि इसमें लड़की को कन्वर्ट होते और तुरंत बाद आतंकियों के साथ जाते दिखाया गया है और उसकी शादी फिर बच्चा आई प्रक्रिया शुरू। अजमल कसाब के पूर्वजों पर एक फिल्म बनानी चाहिए। यदि वे कन्वर्टेड नहीं होते तो क्या वो हिंदुओं को मारने के लिए कसाब आतंकी बनता? नहीं बनता। आपने देखा होगा कि आज के टाइम पर भाई भाई का खून का प्यासा है, भाई भाई को मारना चाहता है तो कन्वर्टेड हिंदू ही केवल हिंदुओं को टारगेट कर सकता है। और जिन्ना के बारे में तो पता ही हो, उनका इतिहास के बारे में पता होगा, उन्होंने गिन गिन के बदले लिए। क्या पता वह किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता। गिटार बजाना, मछली पकड़ना उसका शौक़ होता। उसकी एक प्यारी सी बच्ची होती। यदि बुरहान बानी के पूर्वज कन्वर्टेड न हुए होते तो शायद वह सेना के हाथों मारा नहीं जाता, बल्कि हो सकता है कि सेना का अधिकारी होता। अब इन 11 मध्य प्रदेश से गिरफ्तार लोगों को देखिए। ये जंगलों में कैंप लगाकर आतंकी अभ्यास नहीं कर रहे होते। अगर हिंदुओं ने इनके पूर्वजों को कन्वर्ट होने से बचा लिया होता तो कोई हिंदू माँ बाप कम से कम इस डर में तो नहीं जीता कि मेरा बच्चा गीता, रामायण, महाभारत बहुत पढ़ता है, प्रभु श्री राम की गाथा गाता है, भगवान पवन पुत्र हनुमान का चालीसा पढ़ता है। कला को पाकिस्तान फटने से तो नहीं चला जाएगा। धुर बराठी 32,000 की संख्या को फर्जी बता रहा है, जबकि हकीकत ये है कि भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान का हर आतंकी कन्वर्टेड हिंदू ही है। ये बात सबको समझनी चाहिए। ध्रुव राठी तो इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें भी लव जिहाद में लपेट देना चाहिए और उसे लव जिहाद की एक फैक्ट्री में ही जाके कन्वर्टेड होना चाहिए ना, वो उसी को सपोर्ट करें। फ़र्क यह है कि कुछ इस पीढ़ी और कुछ पिछली पीढ़ी में कन्वर्टेड हुए। आतंकी ही नहीं, सारे नक्सली भी कन्वर्टेड हैं, क्योंकि वामपंथी भी सबसे पहले लोगों के मन से
हिंदू भाव खत्म करते हैं, जैसा कि पिछले 75 साल से हो रहा है। और आज भी देखो विदेशों में जाकर के लोग हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं। अगर जिन्ना के दादा को किसी ने कन्वर्ट होने से रोक लिया होता तो शायद पाकिस्तान ही नहीं बनता। ये तो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। 10 लाख लोगों की जान बच जाती। जिन्ना की वजह से ही 10 लाख लोग मारे गए। वो तो एक टाइम की बात है, पिछले कितने दंगे उसने करवाए भगवान जाने। 4 युद्ध और इतना पैसा खर्च न होता। विभाजन, आतंकवाद, सबके मूल में कन्वर्जन है। सबका मुखर विरोध होना चाहिए। कोई भी बोलता क्यों नहीं है? फिल्म द केरल स्टोरी इसी पर चोट करती है, इसलिए सारा इकोसिस्टम विरोध में उतर गया है। वो जानते हैं कि इन्हें हमारी पोल पट्टी मालूम पड़ गई है। तो जय हिंद, जय भारत, इन्हीं शब्दों के साथ। बॉलीवुड कलाकार हो या टीवी कलाकार अक्सर अपनी बातों को खुलकर रखते हैं। कई कलाकार हैं जो किसी भी राष्ट्रीय विषय पर बोलने से नहीं चूकते हैं। हर मुद्दों पर अपनी बात बेबाकी से रखने वाले हैं। शक्तिमान यानी दिग्गज कलाकार मुकेश खन्ना ने हाल ही में एक बयान पर नसीरुद्दीन शाह का नाम लिए बिना को आड़े हाथ लिया। उन्होंने एक्टर को ये जो बयान दिया है, एक्चुअल में हुआ क्या है, नसीरुद्दीन शाह ने ये बोला है कि भारत में, हिंदुस्तान में मुस्लिम डर में जी रहा है। तो उन्हें एक्टर जो बयान बिल्कुल रास नहीं आया, किसे, मुकेश खन्ना को, जिसमें नसीरुद्दीन शाह ने कहा था कि आजकल मुस्लिमों से नफ़रत करना फैशन हो गया और पढ़े लिखे लोग मुस्लिमों से नफ़रत करते हैं। एक्टर ने नसीरुद्दीन शाह के इस बयान पर उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई और अब तक का सिनेरियो मैं देख चुका हूँ, किसी ने भी एक्टर नसीरुद्दीन शाह बयान पर किसी ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। प्रतिक्रिया न देने का कारण आप जानते हैं, 2024 के इलेक्शन ही हो सकते हैं और इसीलिए इस टाइप की बातें अभी शुरू हो गई हैं। नसीरुद्दीन शाह के स्टेटमेंट की निंदा करते हुए मुकेश खन्ना ने एक्टर को कट्टर और उनकी बातों को बड़ा घटिया बताया। कुछ दिनों पहले नसीरुद्दीन शाह ने भारत के मुसलमानों की स्थिति पर अपनी राय रखी थी। अपनी बात करते करते और रखते हुए उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका संकेत साफ था कि वह द केरल स्टोरी और द कश्मीर फाइल्स जैसी कस्मों जो खबरें हैं या फिर इस टाइप की मूवीज़ हैं की बात कर रही थी। यूट्यूब चैनल पर शेयर किया है इस वीडियो को, जो उन्होंने उसकी निंदा की है मुकेश खन्ना ने, जिनका यूट्यूब चैनल है भीष्म इंटरनेशनल नाम का यूट्यूब चैनल बनाया गया है। इस चैनल पर वह कई मुद्दों पर अपनी बात बेबाकी से बिना डरे रखते हैं और उन्होंने पिछले साल भी एक व्यवस्था बताई थी। उस व्यवस्था को थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। उन्होंने बताया था कि हिंदूज़ जो अपने हिंदुज़्म को बचाना चाहते हैं, ठीक है, कुछ लोग तो उसे ख़त्म करना चाहते हैं और धीरे धीरे ख़त्म भी हो रहा है, क्योंकि पिछले 70-75 सालों में कांग्रेस की सरकार में जो देखने में आया है उससे आपको पता लगता हुआ, मतलब अंग्रेज चले गए लेकिन वो विचारधारा अभी भी है और इसी से आपको लगता होगा आजकल क्या चल रहा है। और भीष्म इंटरनेशनल नाम का यूट्यूब चैनल बनाया गया है। इस चैनल पर कई मुद्दों पर अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। हाल ही में उन्होंने नसीरुद्दीन शाह के कहे गए बयान पर कमेंट किया था। इसके साथ ही उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक छोटा सा अपडेट भी शेयर किया। आप कट्टर बन चुके हैं, जो मुकेश खन्ना ने इस पोस्ट शेयर कर कैप्शन लिखा, एक बेहतरीन एक्टर इतनी घटिया विचार और बचकानी बातें कह सकता है, ये मुझे नसीरुद्दीन शाह को देखकर पता चल चुका है। कहते हैं कि हिंदुस्तान में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। साक्षी मर्डर केस, श्रद्धा मर्डर केस, अंकिता मर्डर केस, कानपुर हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ के अलावा दिन दहाड़े एक दर्जी की गर्दन काटने की भीभत्स घटना के बाद भी आप कहने का दुस्साहस कर रहे हैं कि हमारे देश में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है और कोई सुरक्षित नहीं है। वो तो आप समझ सकते हैं कि 100 करोड़ हिंदू ही हैं। आप कट्टर बन चुके हैं, मतलब हिंदू असुरक्षित हैं, ठीक है, और आप कट्टर बन चुके हैं जो एक एक्टर को शोभा नहीं देता। ऐसा है तो शामिल हो जाइए लव जिहाद की टीम को प्रमोट करने वाली गैंग में। विचार आपको करना है, वरना लोगों ने आपकी फिल्म देखना बंद कर देना ही चाहिए। मैं तो अपील कर रहा हूँ, भगवान आपको सद्बुद्धि दे। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा सुरक्षित मुसलमान हैं। यूट्यूब पर अपलोड किए गए वीडियो में मुकेश खन्ना ने नसीरुद्दीन शाह को नसीहत
दे डाली। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में कोई सबसे ज़्यादा सुरक्षित है तो वह है मुसलमान। अगर उन्हें डर है तो बाहर के मुल्क से अंदर रह रहे डर पैदा करने वालों से। लव जिहाद के नाम पर लड़कियों को बरगलाने के लिए नाबालिग लड़कियों को बरगलाया जा रहा है, और आजकल तो और ही अति हो गई है। अब बच्चों को भी, छोटे छोटे नाबालिग बच्चों को, बॉयज़ को भी निशाना बनाया जा रहा है। किसके द्वारा? वीडियो गेम के द्वारा। ईमानदारी से अगर देखें तो पता लगेगा कि पिछली पार्टियों ने इस देश में मुसलमानों को जिस तरह से सुरक्षा दी है, और आपके बोर्ड बनाए हैं, माइनॉरिटी के बोर्ड बनाए हैं, ठीक है, और हिंदुओं के जो आराध्य हैं, जितने भी हिंदू के मंदिर हैं उन पर सरकार का कंट्रोल है, लेकिन क्रिश्चियन की जो आपकी चर्च होती हैं और मुस्लिम की जो आपकी मस्जिदें होती हैं उन पर सरकार का बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। भले ही वह पार्टी के नाम पर हों, वह आवरणीय है। इसलिए अपने बयान को दुरुस्त रखिए, ऐसे बयान मत दीजिए। उन्होंने कहा कि ऐसे स्टेटमेंट मत दीजिए। आप एक्टर हैं, समझदार हैं, सुलझे हुए एक्टर हैं, महान कलाकार हैं, आपकी पहचान है। बच्चे आपको जानते हैं। मैं आपसे मिला हूँ, 2 साल आपके साथ रहा हूँ, लेकिन आप ऐसे बयान मत दीजिए। नसीरुद्दीन शाह जी की हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं, ये नसीरुद्दीन शाह जी का कहना है, पर ऐसा नहीं। एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी चीफ शरद पवार ने प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष घोषित कर दिया है। मणिपुर में जाति हिंसा रोकने के लिए केंद्र सरकार ने शांति समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता मणिपुर के राज्यपाल करेंगे। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने दावा किया है और आरोप भी लगाया है कि उन्हें संसद से बाहर निकलने के लिए मजबूर किया गया। गिरिराज सिंह ने नाथूराम गोडसे को बताया भारत माता का सपूत। टीएमसी नेता शौकत रॉय ने की निंदा। उड़ीसा में बालासोर के रूपसा रेलवे स्टेशन पर एक मालगाड़ी की बॉगी में आग लगी। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। अगले 24 आवर में तट से टकराएगा बिपरजॉय तूफान। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा के तटीय इलाकों पर पड़ेगा बहुत बड़ा असर। फ्रेंच ओपन के फाइनल में पहुंचे नोवाक जोकोविच, कैस्पर रूड से होगा मुकाबला। कर्नाटक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम को संशोधित करने का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव में संघ से जुड़े चैप्टरों को हटाने का सुझाव दिया गया है। पहलवान एशियन गेम्स में हिस्सा लेंगे या नहीं, साक्षी मलिक ने बताया। हरियाणा के सोनीपत में शनिवार को पहलवान के समर्थन में महापंचायत का आयोजन हुआ है। मौके पर पहलवान साक्षी मलिक ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए एशियाई खेलों में हिस्सा लेने के बारे में बताया। साक्षी मलिक ने कहा कि एशियन गेम्स तभी खेलेंगे जब ये मामला सुलझ जाएगा, जो पहलवानों का मामला चल रहा है। ब्रजभूषण शरण से को लेकर आप लोग नहीं समझ सकते कि हम प्रतिदिन किस मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं, ये साक्षी मलिक का कहना है। इस साल एशियन गेम्स 2023 का जो आयोजन चीन के हांगझू में होना है, सितंबर अक्टूबर के महीने में होने वाले इन खेलों को 2022 में होना था, लेकिन कोरोना के कारण इन खेलों का अनिश्चित काल के लिए बिल्कुल भी टाल दिया गया था और पता नहीं था कि कब होगा। महापंचायत में पहलवान बजरंग पूनिया भी शामिल हुए। समाचार एजेंसी ANI से बातचीत करते हुए बजरंग पूनिया ने कहा कि सरकार के साथ जो बातचीत हम करके आए हैं उसे हम अपने लोगों के बीच रखेंगे, और जो हमारे सपोर्ट में खड़े हैं, चाहे वो खाप पंचायत हैं, किसान संगठन हैं या दूसरे संगठन हैं। इससे पहले बीते रविवार को सोनीपत के मुंडलाना में भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग करते हुए महापंचायत हुई थी। इस महापंचायत में RLD के नेता जयंत चौधरी और जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक कह सकते हैं, भी हिस्सा लिया था। मणिपुर में हिंसा रोकने के लिए केंद्र सरकार ने लिया एक और फैसला।
ये कौन सा फैसला है? मणिपुर में जाति हिंसा को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने समिति का गठन किया है और इस समिति की अध्यक्षता मणिपुर के राज्यपाल करेंगे। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार मुताबिक गृह मंत्री ने बताया कि मणिपुर के राज्यपाल की अध्यक्षता में शांति समिति का गठन किया गया है और राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री, सांसद और अलग अलग दलों के नेता इस समिति में सदस्य होंगे। समाचार एजेंसी एएनआई कह सकते हैं ने गृह मंत्रालय के हवाले से बताया कि इस समिति में पूर्व नौकरशाह, शिक्षाविद, शिक्षा के जानकार, सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल वर्कर्स, अलग अलग जाति समूहों से संबंध रखने वाले प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। मणिपुरी शांति चाहते हैं और इस मणिपुर शांति समिति का उद्देश्य परस्पर विरोधी समूहों के बीच संवाद, डिस्कशन, डायलॉग, आपसी समझ को मजबूत करना और इलाके में शांति स्थापित करना है। मणिपुर में हिंसा क्यों भड़की थी, इसका क्या कारण है? पहले हम आपको यही बताते हैं। मणिपुर में जाति हिंसा जो हुई थी उनमें अशांति के केंद्र कह सकते हैं मैतेई और कुकी समुदाय है, जिसमें नागा भी शामिल हैं। राज्य की कुल आबादी 30 से 35 लाख है, जिसमें मैतेई समुदाय बहुसंख्यक है, करीब 17 लाख के आसपास होगा। मणिपुर के 10% भूभाग पर मैतेई समुदाय का दबदबा है। 90% पहाड़ी इलाकों में कुकी और बाकी जो आपके नागा हैं जाति समुदाय है। मैतेई लंबे समय से जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। मणिपुर हाई कोर्ट ने मार्च में राज्य सरकार से मैतेई को जनजाति का दर्जा दिए जाने पर विचार करने को कहा था। हाई कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन के बाद मैतेई समुदाय को और कुकी समुदाय के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो गई थी। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि हिंसा के हाई कोर्ट के इस फैसले के तुरंत बाद जो बाहर अतिक्रमण करके रह रहे थे लोग, है ना, फॉरेस्ट के अंदर, उन्हें उनके घर से हटा दिया गया था, जिसके बाद हिंसा भड़की थी। हिंसा के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर का दौरा किया और कुछ समितियां बनाई। बाकी की कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA ऑफ कनाडा जोडी थॉमस के भारत विरोधी बयान पर बवाल मचा हुआ है। उनके बयान पर बवाल इसलिए मचा हुआ है कि उन्होंने भारत विरोधी बयान दिया है, उन्होंने भारत की डेमोक्रेसी पर क्वेश्चनिंग की है। इसके जवाब में भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने उनके इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि उनका बयान उल्टा चोर कोतवाल को डांटने जैसा है। आपको बता दें कि जोडी थॉमस कनाडा की NSA हैं। जोडी थॉमस ने भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाए थे। कनाडा में खालिस्तानियों ने निकाली थी इंदिरा गांधी की हत्याकांड की झांकी, जिसका मैंने एक वीडियो बनाया था। तो इसके लिए डॉक्टर एस जयशंकर ने कैनेडियन प्रशासनिक अधिकारियों और डिप्लोमेसी को संबोधित करते हुए कहा था कि इस टाइप की प्रक्रियाएं, इस टाइप की चीज़ें बहुत निंदनीय हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि ये एक वोट बैंक की राजनीति है। जोडी थॉमस ने भारत पर कनाडा के मामलों में दखल देने का बेबुनियाद आरोप लगाया था, जबकि खुद कनाडा भारत विरोधी खालिस्तानियों का केंद्र बना हुआ है। उसका सबसे बड़ा रीजन वोट बैंक है। भारत सरकार ने कनाडा से बार बार खालिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई उसने उन खालिस्तानियों के ऊपर जो भारत के लिए देश विरोधी नारे लगाते रहते हैं, देश विरोधी एजेंडा चला रहे हैं, एक कदम भी आगे नहीं उठाया उनके खिलाफ। और कैनेडियन गवर्नमेंट हमदर्द बनी हुई है किनकी? खालिस्तानियों की, सो कॉल्ड खालिस्तानियों की, खाली दिमाग। हाल ही में कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में, ब्रैम्पटन एक शहर है, ब्रैम्पटन है, में खालिस्तानियों ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की एक झांकी को प्रदर्शित किया था, जो 5 किलोमीटर लंबी झांकी चलाई गई थी और कुछ नारे भी लगाए गए थे, उनके साथ सपोर्टर्स भी थे। तो ये सही नहीं है इस टाइप की चीज़ों को प्रदर्शित करना।
हालांकि ब्लू स्टार काफ़ी बेकार और घटिया किस्म का ऑपरेशन था। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कनाडा की एनएसए के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। जॉर्डी थॉमस ने इस महीने की शुरुआत में दुनिया में, आप जानते हैं कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उस लोकतंत्र चीन, जहाँ पर लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है, तानाशाही है, रूस आप जानते होंगे कि रूस भी इसी लाइन में आता है। आपने देखा होगा क्लासरूम की व्यवस्था है वहाँ की पार्लियामेंट की। और ईरान की तो कंडीशन आपको मालूम ही होगी। अमेरिका ने सैंक्शंस लगा रखे हैं काफ़ी, जैसे देशों की कतार में खड़ा कर दिया था। इसलिए डॉक्टर एस जयशंकर ने इसके लिए काफ़ी कड़ी आपत्ति जाहिर की थी। जयशंकर ने कड़ा पलटवार करते हुए कहा था कि मैं कह सकता हूं कि उनके लिए जो शब्द मेरे दिमाग में आया वह वास्तव में एक हिंदी का मुहावरा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जॉर्डी थॉमस कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की एक सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, एनएसए हैं। उन पर भी एक केस लगा हुआ है। अपने बेटे को अवैध तरीके से बड़ा मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट दिलाने का भी आरोप, एलिगेशंस लगे हुए हैं। 2021 में जॉर्डी ने 77 अरब डॉलर की विवादित युद्धपोत प्रोजेक्ट पर सवाल उठाने को लेकर कनाडा के रक्षा उद्योग के अधिकारियों को ही चेतावनी दे डाली थी और उन्हें डांट दिया था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उनका बेटा अमेरिकी हथियार निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन को 77 अरब डॉलर के युद्धपोत का यह कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था। जॉर्डी के बेटे एंडी कोट्स मार्च 2019 में लॉकहीड मार्टिन के साथ काम कर रहे थे। उनकी कंपनी को 2019 में कनाडा की नौसेना के लिए युद्धपोत का निर्माण करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। जब लॉकहीड मार्टिन के साथ काम करने वाले एनएसए जॉर्डी थॉमस के बेटे को इनका मामला सामने आया तो कनाडा के नेशनल डिफेंस ने कैनेडियन सरफेस कॉम्बैट प्रोजेक्ट, आर्कटिक और ऑफशोर पेट्रोलियम शिप या अन्य रक्षा परियोजनाओं पर उसकी बातचीत से निपटने के लिए विभाग द्वारा दिशा निर्देशों की रूपरेखा तैयार करने से इनकार कर दिया। इसके बाद 2021 में जॉर्डी ने कनाडा के रक्षा उद्योग से जुड़े लोगों को फटकार लगा दी। कनाडा की रक्षा उद्योग से जुड़े लोग इस डील को विदेशी कंपनी को दिए जाने पर आपत्ति जता रहे थे। उनका कहना था कि इससे घरेलू रोजगार पैदा करने का बड़ा अवसर खत्म हो जाएगा। कनाडा की रक्षा मंत्रालय से जुड़े कई अधिकारियों ने इस परियोजना की कीमत पर भी सवाल खड़े कर दिए थे। कुछ महीने पहले ही कनाडा में बड़े पैमाने पर चीनी हस्तक्षेप का खुलासा भी हुआ था। चीन पर कनाडा में 2019 और 2021 के चुनावों में कई उम्मीदवारों को धन देने का भी आरोप लगा था। इस बारे में ग्लोब न्यूज़ ने खुफिया रिपोर्टों के हवाले से बताया गया था कि इसकी जांच के लिए ट्रूडो और उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने एक विशेष कमेटी भी बनाई थी। हालांकि इस मामले में जॉर्डी थॉमस एनएसए ऑफ कनाडा की रक्षा समिति ने सवाल किया तो उन्होंने ग्लोब न्यूज़ की रिपोर्ट को सिरे से ही खारिज कर दिया, मतलब कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन जब इस मामले को विपक्ष के कंजर्वेटिव सांसद माइकल कूपर ने आगे बढ़ाया तो यह भी भूल गए कि उन्होंने पहले क्या कहा था। जय हिंद, जय भारत।